35A, ये दोनों चीजें हटी। आपने उसका लाइव शो देखा, उसके तमाम टेक्निकल पॉइंट्स आपको पता है। इसी 35A के चलते जम्मू कश्मीर में संविधान लागू नहीं होता था भारत का, सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होती थी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट करप्शन, कुछ नहीं लागू होता था। और हजारों ऐसे एक्ट और कानून इस दरमियान में बने जो एंटी हिंदू थे शुद्ध रूप से। तो आपने कहा कि आर्टिकल 35A और 370 हटने का इंपैक्ट क्या होगा? इंपैक्ट तो दिख रहा है, इसके हटने के बाद का इंपैक्ट दिख रहा है ना। कुछ लोग बेरोजगार हो गए, कुछ लोग मोदी से मिलने आए और ये कहा उन्होंने, पता नहीं आप लोग थोड़ा सा अखबार में कुछ तस्वीरों को दिमाग में बसाइए। दो लोग बाप बेटे चंडीगढ़ में ईडी के ऑफिस में 8 घंटे तक रहे। ईडी वालों ने पार्टी की थी, उन्हें बुलाया था, और जब वहां से निकले सीधे तो पहली फुर्सत में टाइम मांगा कि देश के वजीर आजम से मुलाकात करनी है। लेकिन वजीर आजम तो यहां से गया, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ये कहा आपको जो करना है कर, लेकिन हमें पहले गिरफ्तार कर लीजिए। अब वो गिरफ्तार है। तो जो लोग निजाम मुस्तफा लाना चाहते थे, जो भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज कर रहे थे, उनको यह नहीं लगता था कि दिल्ली में सरकार बदल गई। यह अलग बात है कि पटेल साहब के बनाए इंस्टीट्यूशंस में मैं खड़ा हुआ हूं, उन्नू की धरती से 2 खिलाड़ी खेलते खेलते चले गए थे। और ऐसा चेस का खेल खेला है उन्होंने कि इसके बाद जितने भी चेस वर्ल्ड चैंपियन होंगे वो ये जानना चाहते हैं कि ये चेस तीनों कहां खेल रहे थे, कि देश को पता ही नहीं था कि आधे घंटे बाद लोगों के नीचे से जमीन निकलने वाली है। जब सब कुछ हो गया तब लोगों को पता चला कि अरे ये क्या हो गया। तो जो लोग कह रहे थे कि हम बारूद पे हाथ रख, हाथ नहीं जल जाएगा, पूरा जिस्म जल जाएगा, अब वो कहां जल रहे हैं पता नहीं चलता। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, झूठ की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। झूठ बोल करके तत्कालिक तौर पे आप कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन सच की एक फितरत होती है, वो कभी ना कभी पूरी ताकत से बाहर निकलता है। इसलिए जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो बहुत पहले होना चाहिए था। हम जैसे लोग, जनार्दन भाई जैसे लोग, और हमारे साथ में कर्नल RSN सिंह, रॉ के पूर्व डायरेक्टर, बख्शी साहब और तमाम, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, हम सब लोगों ने जब ये घटना घटी तो मैंने उनसे कहा कि हम तो मोदी से किराए का एक कमरा मांग रहे थे जम्मू कश्मीर में, इन्होंने पूरा मकानी नाम कर दिया। और मैं इस बात को मैं कुछ इस तरह से आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A और 370 ये अगर हट भी जाते थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ये हट गए, तो जो 70 साल में व्यवस्था का जो एपरेटस बनाया था आतंकियों ने और जिहादियों ने, जिसमें हर नुक्ता, जेर जबर, अलिफ बे पे ते टे, सब कुछ ऐसा बनाया था कि आपको 100 साल लग जाते, वो डिसमेंटल नहीं होता। लेकिन समझदार आदमी भले ही देखने से बेवकूफ लगता हो, और बेवकूफ लगने से आसानी उसको ये होती है कि लोग उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करते। लेकिन मैंने ये माना, मैं कोई बहुत टॉपर नहीं हूं। पिछले जितने भी ऐसे पागल लोगों के बारे में आप पढ़ेंगे, वो या तो बैक बेंचर होते हैं या 3rd डिवीजन। टॉपर साले जितने भी होते हैं वो सब अमेरिका चले, और फिर इन 3rd क्लास वालों से कहते हैं तुम ही देश संभालो, वो ठीक ठाक संभालते हैं। जो मास्टर स्ट्रोक है इस पूरे एपिसोड का, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूनियन टेरिटरी घोषित हो गई है, जम्मू कश्मीर में जहां आपको नागरिकता के लिए परमिशन लेनी होती थी जिहादियों से, जहां आपको जमीन लेने की इजाजत नहीं थी, जो जमीन दे रहे थे उनके पास भी अपनी जमीन नहीं रही है। पूरे जम्मू कश्मीर की जमीन भारत सरकार के कब्जे में है।
इसलिए 5 दिन में वहां झंडा लग गया पहली बार। और जम्मू कश्मीर का दूसरा वज्रपात जो हुआ है, जो शौक है, जिससे लोग उठ नहीं पा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है, हमें नहीं बनना, हमें बनने नहीं, आप किसी को बना दीजिए। सरकार कह नहीं बनना तो तुम में से किसी को बनो, बगैर चुनाव के बनो, 6% पोलिंग पे बन जाओ। उसकी समस्या यह है कि जो मुख्यमंत्री होगा दिल्ली में गृह मंत्रालय चलाएगा, पुलिस कैसी होगी, और गृह मंत्री से परमिशन लेके काम करना होगा। लिहाजा गृह मंत्रालय से डर लगता था, अब तो गृह मंत्री खतरनाक है। उनको लगता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके पास जाएंगे। भाई एक बार शॉल देने आई थी, नहीं पता था कि उसके कमरे में चाणक्य की तस्वीर लगी हुई है, उसी कमरे में सावरकर की तस्वीर लगी हुई है। लोगों ने मजाक समझ लिया, कैलेंडर है, टांग लिया होगा। लिहाजा, और ट्रेजेडी देखिए कि जो शख्स दिल्ली में पिछले 5 साल से हर छोटी छोटी बात पे धरना देता था, हर छोटी छोटी बात पे ये कहता था ये केंद्र काम नहीं करने दे रही है मुझे, ये मोदी मुझे मरवाना चाहते हैं, वो आदमी जब इस पे वोटिंग हो रही थी तो बोला नहीं कुछ भी हो, बात वोट तो मैं मोदी के फेवर में। यानी उसने इस बात का बदला लिया है। उसने वोट इसलिए नहीं दिया है, उसने कहा है कि जो मेरी हालत हुई है वो मैं कश्मीरी नेताओं की भी करना चाहता हूं। लिहाजा उसने वोट दे करके जिसका विरोध कर रहा था 5 साल से, सरकार के साथ कहा कि आपको वोट में दूंगा, इन कश्मीरी नेताओं की भी वही हालत करो। आर्टिकल 35 पे 370। लेकिन मेरी जो आपसे अपील है, 5 मिनट और लूंगा जोशी साहब, ये इंस्टीट्यूशन सरदार पटेल साहब ने इसकी नींव रखी, वो अब नहीं है। सरदार पटेल साहब के बारे में बड़ी लोगों की राय अलग है। एक खास वर्ग उनको अपना दुश्मन की तरह देखता है। सरदार पटेल की आखिरी स्पीच जो उन्होंने दी है वो यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। वो धीरे धीरे बोलते थे, मैं जोर से बोल रहा हूं, उस स्पीच का एक फर्क। सरदार पटेल साहब के इस हॉल में इस विषय पे बात करने के लिए मुझे बुलाया आप लोगों ने। सरकार ने सरदार पटेल के चाहने वाले जो कश्मीर में सबसे ज्यादा थे वैली में, उनको ध्यान में रखते हुए ये घोषणा की है कि 31 अक्टूबर को जिस दिन उनका जन्मदिन है, उसी दिन से जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होगा। मेरी जो अपील है युवाओं से, खास तौर से, अगर मेरी बात में आपको कोई तथ्य लगता है, अगर आप इस संकट को समझ रहे हैं कि भारत राष्ट्र खतरे में है, ये मैं कह रहा हूं। आप लोगों ने पड़ोसी मुल्कों के बारे में हिंदी और गुजराती और अंग्रेजी अखबारों से पढ़ा, जमीन की सच्चाई इस देश के बारे में उसको पता ही नहीं। आपके अपने देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं, भारत सरकार का कानून नहीं